तो बच्चों आप लोग बोर्ड पर ध्यान देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ठीक है, तो यहाँ पे हम इटली के एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? अब देखिए, जैसा कि राष्ट्र प्रेम की भावना जो है अब जग चुकी है, सब में राष्ट्र प्रेम की भावना जो है अब जग चुकी है। ठीक है, आपको यहाँ पे रख के ठीक नहीं किए हैं, ये कभी भी गिर सकता है। ठीक है ना, इसको बढ़िया तरीके से रखना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे अगर हम बात करें इटली के एकीकरण के बारे में, तो राष्ट्र प्रेम की भावना तो अब धीरे धीरे लोगों में जग चुकी है। राष्ट्र प्रेम की भावना का अर्थ क्या होता है? लोगों में खुल के रहने की चाह, स्वतंत्रता की चाह इटली में भी अब क्या हो चुकी थी? जग चुकी थी। नेपोलियन के सैन्य अभियानों ने कार्य कर दिया था, लोगों को वह चस्का लगा दिया था। नहीं होता है कि शेर के मुंह में अब खून लग गया है, अब मानेगा नहीं। बात समझ रहे हो? अब लोगों को फिर स्वतंत्र रहने की भावना जो है जग चुकी थी, जो किसी भी प्रकार के निरंकुश शासन को बर्दाश्त करना नहीं चाहते थे। इतना बेहतरीन तरीके से इसको देखेंगे कि भूलना भी अगर आप चाहेंगे ना कि नहीं हम भूल जाएं, तब भी आप नहीं भूल पाएंगे। आप चाह के देख लेना। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे कह रहा है 19वीं शताब्दी में जो इटली था, इटली अब 19वीं शताब्दी कहां से स्टार्ट होगा बाबू? 1901 से? अरे गलतफहमी में जी रहे हो आप लोग। यहां से स्टार्ट होगा 19वीं शताब्दी। बात बुझा रहा है? तो 19वीं शताब्दी में इटली जो है, इटली वह भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र था। इटली एक स्वतंत्र एक जो है कंबाइंड स्टेट नहीं हुआ करता था, अलग अलग था, बिखरा हुआ था। एक केंद्रीय भावना जो होती है, केंद्र की भावना जो होती है, वह इटली में नहीं था, बिखरा हुआ था। ठीक है ना? कब? 19वीं शताब्दी में। आइए देखते हैं उसके साथ क्या होता है। अलगाव की भावना थी। ठीक है ना, इटली में अलग अलग क्षेत्रों में क्या थी? अलगाव की भावना थी। और इसको एकत्र करने में, इन सभी राज्यों को, इन सभी क्षेत्रों को एकत्र करने में कई समस्याएं थी, जिसके कारण इटली जो है एकत्र नहीं हो पा रहा था। यहाँ पे टॉपिक ही हम दिए हैं कि इटली का एकीकरण। इटली एकीकरण का अर्थ होता है सब चीजों को एक जगह गोटा कर देना, एक जगह ले आके रखना। जैसे मान लीजिए कि आप बगीचा में गए, डंका आम बीने, दलमा आम बीने, सब्जा बीने, ठीक है ना, ढेर आम अपने बीना। ठीक है, बीन बीन के एक जगह ले आके गोटा कर दिया, तो उसको हम क्या कहेंगे? बोलो, अरे बोलो, क्या कहेंगे? एकीकरण, आम का एकीकरण। और यहाँ पे इटली के राज्यों का क्या हो रहा है? एकीकरण हो रहा है। ठीक है ना? देखिए, सबसे बड़ी बात ये थी कि कोई भी चीज एकत्र कब होगा? जब उस पे एक आदमी का प्रभाव रहेगा। बात बुझा रहा है? अब मान लीजिए कि हम एगो आदमी हैं, हम पे 10 आदमी का प्रभाव है, तो कभी मेरा दिमाग शांत रहेगा? नहीं रहेगा ना। तो उसी तरह जब एक आदमी पर एक आदमी का प्रभाव रहता है, तो आदमी का दिमाग शांत रहता है। तो यहाँ पे जो इटली की बात थी बच्चों, तो इटली पर फ्रांस और ऑस्ट्रिया का क्या था? प्रभाव था। इटली पर किसका किसका प्रभाव था? तो अलगाव की भावना इटली में होगी कि नहीं होगी? बताओ, होगी ना। अब किसी एक आदमी का अगर प्रभाव इटली पर रहता बच्चों, तो अलगाव की भावना थोड़ी कम होती। ठीक है, क्योंकि इटली पे फ्रांस और ऑस्ट्रिया का भी प्रभाव था, तो इटली का एकीकरण करना और भी मुश्किल था। चलिए आगे बढ़ते बच्चों। और इधर रोम पे पोप का प्रभाव था। पोप मतलब समझते हो? पोप, पापा में से ए दोनों हटा के ओ लगा के ए वाला लास्ट वाला कौन सी लगा, हटा दो उसको, तो कौन सी हो जाएगा? पोप। पापा होता है, तो यहाँ पे क्या करो? दोनों ए हटा दो और यहाँ पे एगो ओ लगा दो, कौन सी हो गया? पोप। ये अपने आप को दादा समझता है, सब अपने आप को दादा, फादर कहा जाता है। हद है भाई, मेरे फादर कोई और है, तुमको फादर का है? हद है। देखते हो क्या होता है? ये सब चर्च में क्या मिलते हैं? फादर मिलते हैं। जो मिशन स्कूल होगा उसमें क्या? फादर है। जूता नहीं है, फादर है। हमारी सभ्यता संस्कृति है क्या आपको फादर बोले हैं? साधु हो, सेंट हो, ये बोला जाता है ना। हमारी सभ्यता संस्कृति नहीं है कि किसी को हम फादर बोला, अपने फादर को फादर बोलेंगे। तुमको क्यों फादर बोलेंगे भाई? अब देखो कैसा नियम बनाया है, सब आपको फादर बोलना है। हम आज तक नहीं बोला है, नहीं कभी बोलेंगे, जबरदस्ती कोई बोलवाएगा, मुंह तोड़ देंगे। फादर, मिशन स्कूलिया वाला सारा बचवा सब फादर बोलता।
बहुत बुरा लगता है हमको। यही सब चीज करने के लिए इंडिया में आया है सब। पहले हर एक दृष्टि से हमको गुलाम बनाया था कौन? ईसाई, अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था। अब मानसिक रूप से गुलाम बना रहा है सब, मानसिक रूप से। और बहुत सारे नाटक भी किए जाते हैं इंग्लिश मीडियम मिशनरी स्कूल में, बहुत सारे नाटक किए जाते हैं। दुगो मूर्ति बना देगा सब, यीशु मसीह का मूर्ति बना के देगा सब लोहा का, लकड़ी का, और राम का मूर्ति बना देगा सब लोहा का, और दोनों को डुबा के बच्चों को दिखाएगा, देखो तुम्हारे राम डूब गए, मेरे यीशु मसीह तैर रहे हैं। बताओ मेरे यीशु मसीह शक्तिशाली है ना? अब बच्चा सब अनबूझ है, हाँ शक्तिशाली। उसके दिल में राम के प्रति गलत भावना और यीशु मसीह के प्रति अधिक भावना, बढ़िया भावना जाएगा। ये सब सोच है मिशनरी स्कूलों का। बात समझ रहे हैं आप लोग? मानसिक रूप से गुलाम बनाने के चक्कर में, और हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। बिहारी हैं 100 पे बारी हैं। चलिए, यहाँ पे पोप का प्रभाव भी बढ़ रहा। वो चाहता था कि जो भी शासन संबंधित बातें हो बच्चों, जो भी शासन संबंधित बातें हो धार्मिक दृष्टिकोण से हो। किस दृष्टिकोण से हो? ना कि किसी के शासक के दृष्टिकोण से, उसके दृष्टिकोण से। उसी को सब लोग बाबा समझे, मौसा समझे, है ना? ये पोप चाहता था, और उसका प्रभाव था कहाँ? रोम पर। अब देख रहे हैं ना कि इटली के एकीकरण में कितनी समस्याएं हो रही हैं, किस तरह की बातें थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रीयता का विकास हो चुका था। लोगों के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना जग चुकी थी। इसको कोई नहीं दबा सकता है, मैं पहले से ही आपको बताते आ रहा हूं। ठीक है, चलिए। नेपोलियन के सैन्य अभियान ने बच्चों इसको और हवा दी, इसको और प्रभावपूर्ण बनाया, लोगों में विश्वास जगा के रख दिया कि ऐसा भी हो सकता है, लोकतंत्र और जनतंत्र की स्थापना भी हो सकती है। ये बात नेपोलियन ने लोगों को करके दिखा दिया था, और वो आग लगा के चला गया। ठीक है ना? कब तक, कब उसका पतन हो गया था? 1814 में। लेकिन आग लगा दिया था, लोगों में यह भावना जगा दिया था, है कि नहीं है? चलिए, उसके बाद हम इटली विजय। जब नेपोलियन ने इटली को जीता था तो उसको 3 भागों में बांटा था, सिसपाइन, लिगुलियन और ट्रांसपेडेन। किसमें बांटा था? सिसपाइन, लिगुलियन और ट्रांसपेडेन। बच्चों बताओ किसमें किसमें बांटा था? सिसपाइन, लिगुलियन और ट्रांसपेडेन। किसमें बांटा था? जब नेपोलियन ने इटली को जीता था तब। ठीक है, शासन के दृष्टिकोण से कि बढ़िया शासन, चाहे राज व्यवस्था, चाहे जनतंत्र कैसे स्थापित हो, लोकतंत्र कैसे स्थापित हो, इसके लिए 3 भागों में उसने बांटा था। लेकिन उसका पतन हो गया, क्योंकि किसी भी, कोई कितना हो वीर क्यों ना हो, कोई कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, समय आने पर उसका पतन हो जाता है। समय आने पर बाली कितना शक्तिशाली था कि नहीं था? लेकिन समय आने पर उसका भी पतन हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए हमें किसी भी चीज का कोई ज्यादा घमंड, कमी थी क्या सिकंदर को? सब हाली मोहाली थे, हुआ जब वक्त जाने का, दोनों हाथ खाली थे। बात बुझा रहा है? तो कुछ दे के जाओ इस दुनिया में, क्योंकि कुछ लेके तो जाना नहीं है। बात बुझा रहा है? तो चलो, तो इसका भी पतन हुआ। किसका? नेपोलियन का क्या हो गया? पतन हो गया। कब हो गया बउआ नेपोलियन का? 1814। अब बताओ 19वीं सदी के बारे में पढ़ रहे हैं कि 18वीं सदी के बारे में पढ़ रहे हैं? 19वीं सदी के बारे में पहले क्लियर किया है ना? चलो, तो यहाँ पे देखो वियना कांग्रेस हुआ था, जैसा कि बहुत बढ़िया से आप लोगों को मैंने समझाया था। वियना कांग्रेस में मेटरनिक उसका क्या था? हेड था, जो कि घोर प्रक्रियावादी था। बोलो क्या था? वेरी गुड, घोर प्रक्रियावादी था। ठीक है, तो उसने क्या किया? पुनः इटली को उसी चीज में डालने के लिए पुनः इटली को 2 बराबर भागों में क्या कर दिया? विभाजित कर दिया, पीडमाउंट और सर्डिनिया। और पुनः स्थिति लाने के लिए, पुरानका स्थिति लाने के लिए उसने इटली को 2 भागों में पुनः बांटा। ठीक है, क्योंकि मेटरनिक जो है सुधार तो चाहता ही नहीं था, लोकतंत्र का और जनतंत्र का एकदम कट्टर विरोधी था। वो चाहता था कि एकात्मक सत्ता बनी रहे, निरंकुश शासन व्यवस्था क्या हो? बनी रहे। निरंकुश शासन व्यवस्था क्या हो? बनी रहे। कौन चाहता था बउआ? तो आएगा लिखने के लिए एग्जाम में कि मेटरनिक का व्यक्तित्व का चित्रण करे, चाहे मेटरनिक के बारे में लिखे, या मेटरनिक का व्यक्तित्व कैसा था, मेटरनिक कैसा व्यक्ति था। तो आप लोग तो समझ गए ना कैसा व्यक्ति था। अब आपको आंसर देखना है, टेटिंग आंसर लिखवा दिया जाएगा। तो वहां से जब आप पढ़ लेंगे तो एकदम दिमाग में ये बात आपके सेट कर जाएगी, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए 1820 ईस्वी तक बच्चों इटली में संवैधानिक सुधार के लिए आंदोलन प्रारंभ हो चुके थे, आंदोलन प्रारंभ हो चुके थे। ठीक है ना। कहा जाता है ना कि जब जब प्रेम पे पहरा हुआ है, प्रेम और भी गहरा हुआ है। तो राष्ट्रवाद का जहां तक बात है बाबू, तो राष्ट्रवाद दिल से निकला हुआ एक प्रेम की भावना थी, अपने देश में अपने धरती के प्रति स्वतंत्रता की उत्कट भावना थी, और प्रेम को आज तक कोई नहीं दबा पाया है। तो यही बात हो रही थी। ठीक है ना। यह भावना, मान लीजिए कि कहीं जो है आंदोलन हुआ, 4 लोग आंदोलन के पकड़ के पीट दिया सब, लेकिन वह 4 लोग थोड़ी है, सबके अंदर नया भावना है, सब लोगों के अंदर नया भावना। किसको किसको पीटोगे, किसको किसको मारोगे, सबके अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना जग चुकी है ना। चलो, यहां संवैधानिक सुधार और आंदोलन होने लगे थे कब? 1820 ईस्वी में। कहां बउआ? इटली में। कहां? देखिए, गुप्त राष्ट्रवादियों ने एक गुप्त संगठन भी बनाया, राष्ट्रवादियों ने एक गुप्त संगठन भी बनाया बच्चों, जिसको कार्बोनरी कहा गया। क्या कहा गया? देखो बउआ सब, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। ठीक है। गुप्त संगठन बनाया, किसने बनाया? तो राष्ट्रवादियों ने, सुधारवादियों ने, जनतंत्रवादियों ने, जो जनता का शासन चाहते थे, उन लोगों ने बनाया एक गुप्त संगठन, जिसका नाम क्या था? कार्बोनरी। क्या नाम था? भूलोगे नहीं ना? आके भूलोगे? कार्बोनरी गुप्त संगठन था। क्या नाम था उसका? याद रहेगा ना, ऑब्जेक्टिव में आएगा। ठीक है। और इसी का नेता था जोसेफ मेजनी, जो कि राष्ट्रवादी था, सुधारवादी था। कौन? जोसेफ मेजनी। अब बताओ, जोसेफ मेजनी जो था वह कैसा आदमी था? अपने हिसाब से अच्छा आदमी होगा, क्योंकि वह जनतंत्र चाहता था। ठीक है ना। वह अब देखो, दोनों के बारे में इतिहास पढ़ रहे हैं, मेटरनिक के बारे में भी इतिहास में पढ़ रहे हैं हम, अब मेजनी के बारे में पढ़ रहे हैं। लेकिन मेटरनिक से आपको घृणा हो जाएगी, जबकि जोसेफ मेजनी से आपको प्रेम हो जाएगा। बात समझ रहे हो? 2 आदमी फेमस होते हैं, एक डांड चमका के भी लोग फेमस हो रहे हैं, और एक पढ़ा के भी लोग फेमस हो रहे हैं। बात बुझा रहा? तो इसी तरह इतिहास आपको भी लिखना है कि कैसे आपके बारे में जाना जाएगा, अच्छा जाना जाएगा या बुरा जाना जाएगा। आप खुद इतिहास प्रतिदिन लिख रहे हैं, अपना आपका लिखा रहा है। बात बुझा रहा? तो दुनिया में कैसे जाने जाओगे, यही तो इतिहास बताता है ना। इतिहास का तो यही लक्ष्य है, क्या अच्छा क्या बुरा। यहाँ पे देख रहे हो, अब मेटरनिक, अब इसको कौन अच्छा कहेगा, इसको कौन अच्छा कहेगा? मेटरनिक को बताओ। रावण भी अमर है, राम भी अमर है, लेकिन रावण गाली के साथ लिया जाता है, राम आदर के साथ नाम लिया जाता है। वही बात इतिहास इसी तरह लिखाता है वो, अपना इतिहास देखना। चलो, यहाँ पे हम बात करते हैं 1830 की जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, जुलाई 1830 में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, उससे इटली भी अछूता नहीं रहा। कहानी सुनाया था ना कि लड़की ने अपने पिताजी के ऊपर केस कर दिया कि हमको भी अधिकार चाहिए, तो कोर्ट में उसकी जीत हुई, उसको मिल गया अधिकार। तो बाकी सभी लड़कियां भी तो उससे अछूती नहीं रही ना इस बात से। सभी लड़कियों तो देख रही थी कि क्या हो रहा है। अब सभी लड़कियां अपने पिताजी पर केस करेंगी, सभी को मिलेगा। उसी तरह जब देखा गया कि फ्रांस में क्रांति की विजय हो रही है, जनतंत्र का वहां पे शासन आ रहा है, तो इस बात से इटली भी अछूता नहीं रहा, लोगों में वह भावना जगा दिया। ठीक है। और इसी के उत्तरी और मध्य इटली जो है आपस में संपर्क में आए, और लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जो है और आगे बढ़ने लगी। लेकिन मेटरनिक ने इसको बेरहमी से क्या कर दिया? दबा दिया। मेटरनिख ने इसे बेरहमी से क्या कर दिया? दबा दिया। और मेजनी जो है इटली छोड़ के भाग गया। और मेटरनिख जो है इटली छोड़ के मैं पहले से ही ना, हाँ, मेजनी इटली छोड़ के भाग गया। और मैं पहले से ही बता रहा हूँ कि जब पता लग जाए कि जो है हम अब शासन नहीं कर पाएंगे, तो आपको अपना राज्य छोड़ के भाग जाना है, नहीं तो बड़ी बेरहमी से मारेगा, सब मुआ देगा, सब मार के। वहां तो बुझा रहा है, क्योंकि वहां सभी लोग आपके विरोधी होंगे, जिसको जितना मिलेगा उतना से मांस खींच लेगा सब। बात बुझा रहा है। इसलिए जब जब ज्यादा मात्रा में लोग आपके विरोधी हो जाए, तो वहां हीरो बनने की कोशिश न करें, निकल जाए वहां से, अपने अच्छे समय का इंतजार करें, अपना पार्टी बना है, फिर से आक्रमण करेंगे, ऐसे बात थोड़ी है। ज्यादा वहां पे हीरो बनने की कोशिश नहीं करें, नहीं तो उंगली ले जाएगा कोई दूसरा, अंगूठा ले जाएगा कोई दूसरा, बाल ले जाएगा कोई दूसरा।
बात बुझा रहा है। तो यहाँ इतिहास से हमको यही सीख मिलती है कि करना क्या है और कैसे करना है। तो बस इस वीडियो क्लिप में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो क्लिप में और आगे वाली चीजें लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक अपने दोस्त और होस्ट को दीजिए इजाजत। जय हिंद।